क्रिप्टो मार्केट में रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा क्रैश देखा है। ये इतना बड़ा क्रैश था कि अभी तक क्रिप्टो की जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 2009 से बिटकॉइन के आने के बाद से अभी तक इस लेवल का क्रैश या इस लेवल के लॉसेस या लिक्विडेशंस हमने एक्सपीरियंस नहीं किए थे। और ओवर 19 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस की अभी तक बात हो रही है, लेकिन ये वो सिर्फ लिक्विडेशंस हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से। बहुत सारी लिक्विडेशंस का ऐसा डाटा भी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से है, लेकिन अभी तक उसको नंबर्स जो मेन नंबर्स अभी तक अनाउंस किए जा रहे हैं उसका पार्ट नहीं बनाया जा रहा, उनको छुपा लिया जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर्स रिपोर्ट ही नहीं होते। तो जितनी मैंने रिसर्च की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसमें मुझे ये पता चला है कि लिक्विडेशन इससे कहीं ज़्यादा हैं। इससे 2 और 3 टाइम्स मोर लिक्विडेशंस हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर देखी गई हैं। और ज़्यादातर जो इसमें देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं, वो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर आए हैं। जो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर भी ऑब्वियसली जो लेवरेज की पोज़ीशंस ओपन थी लोगों की, वहाँ पे लिक्विडेशंस आई हैं। लेकिन उसकी जो लेटर स्टेजेस थी, यानी कि जिसमें लोग फिर एंट्रीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, डेक्सेस के ऊपर वो लोगों को इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ रहे थे। उसको चल के मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। करंटली अगर हम बात करते हैं, तो जो चलिए रिपोर्टेड नंबर को ही अगर हम लेके चलते हैं, तो $19 बिलियन की लिक्विडेशंस आई हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे पहले जो कैस्केडिंग जो ये पूरा इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस उसके अंदर आती रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि वो बाइनेंस की तरफ से मेनली आ रहा था, कि जिसमें जो बाइनेंस जो कोलैटराइज़ स्टेबल कॉइन यूज़ कर रहा था, वो इथीना इकोसिस्टम का यूज़ कर रहा था, जिसको यूएसडीई कहा जाता है। और वहाँ पे उनके एपीआईज़ में कुछ इश्यूज़ आए और वो डीपैक होके 65 सेंट्स के करीब आ गया। लेकिन अगर हम इस ओवरऑल क्रैश को देखते हैं, तो $19 बिलियन का ये क्रैश है, जो कि अगर हम हिस्ट्री से देखें, तो 17% मोर 17 टाइम्स मोर है ये कोविड के क्रैश से, और इसी तरह से 13 टाइम्स बिगर देन है एफटीएक्स क्रैश। तो हम जानते हैं कि जो कोविड का क्रैश हुआ था मार्च 2020 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था और उसके बाद सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट्स ने बहुत बड़ी रैलीज़ भी की थी। इसी तरह से हमारे पास जो एफटीएक्स का क्रैश हुआ था, उसका भी स्टेबल कॉइन डीपेग हो गया था। जो एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था, उसका जो स्टेबल कॉइन कोलैप्स हुआ था, उसमें और यूएसडीई के जो डीपेग अभी देखने को हमें मिला है, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो लूना का जो स्टेबल कॉइन था, वो यूएस डॉलर के साथ डीपेग था 1:1 के साथ। लेकिन यहाँ पे जो बाइनेंस का जो जिन्होंने यूज़ किया यूएसडीई को एज़ अ कोलैटरल यूज़ किया है, ये बैक एंड पे कोलैटरल के तौर पर बिटकॉइन और इथेरियम को यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि 1:1 में यूएस डॉलर को। ये मेरे पास कुछ फ्लोज़ हैं, उसका डाटा है, ऑन चेन एनालिसिस जो मैंने इसके ऊपर किया, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो मेनली जो स्टार्ट के अंदर डिस्कशन स्टार्ट हो गई। देखें, ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो उसको ये कहा जा रहा था कि ट्रंप के ट्वीट की वजह से हुआ है कि उन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ्स लगा दिए। लेकिन इन रियलिटी अगर हम चीज़ों को देखते हैं, तो ये जो न्यूज़ होती हैं, वो उस चीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन बैक एंड पे जो मैनिपुलेशंस या व्हेल्स जो एक्टिविटी कर रही होती हैं और इस तरह के जो क्रैश होते हैं, ये सब जो सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ ड्रिवन या सिर्फ़ चार्ट ड्रिवन नहीं होता। ऑल्दो चार्ट्स हमें ये चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट है, वो किसी ने भी इतना बर्दाश्त नहीं किया था। इनफैक्ट हमने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर 1 दिन पहले ही कुछ चार्ट शेयर किए थे, हमारी लाइव जो सेशंस हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर से हमारी कम्युनिटी, जो क्रिप्टो की कम्युनिटी, उसमें डिस्कशंस होती हैं। उसमें हमने कुछ चार्ट्स को डिस्कस किया था और वहाँ से हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से करेक्शन ले सकती है। ये तो हम श्योर थे कि मार्केट करेक्शन लेगी, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन और इतना बड़ा क्रैश आएगा, ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था, जो कि एक रियलिटी है। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी 107, 108 तक थी, वो काफ़ी टाइम से हम उस लेवल को आए कर रहे थे, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी हमारे पास। और ऑन चेन एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस ज़ोन के अंदर थी, अंडर 110 के नीचे 107, 106 के पर। लेकिन जो ये क्रैश आया, वो उसने फर्दर इस प्राइसेस को ड्रैग कर गया और वो 102 तक आया, और कुछ जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी कम थी, वहाँ पे 98, 99 तक की भी वीक देखने को मिली है, लेकिन वो सिर्फ डेक्सेस में परपेचुअल्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ओवरऑल मार्केट्स में जो इश्यूज़ आए हैं, वो आपके पास स्पॉट पे भी आए हैं। लिक्विडेशंस जो है वो फ्यूचर्स पे आपकी हुई है। इसके अलावा आपकी जो एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट है, उसके अंदर भी जो एक्सपायरीज़ थी, वो भी वहाँ पे लोगों की ट्रिगर हो गई। तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पे लोगों को लॉसेस का सामना फेस करना पड़ा है। क्योंकि स्पॉट में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग स्टॉप लॉसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को उसका अभी तक सॉल्यूशन हमें या उसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है,
वो ये है कि ये जितनी भी लिक्विडेशंस हुई हैं, ये मेजॉरिटी फ्यूचर्स पोज़ीशंस के अंदर हुई हैं। स्टॉप लॉसेस में तो स्टॉप लॉसेस ही लोगों के हिट हुए हैं, जिनके स्पॉट पोज़ीशंस में जिन्होंने लगाए हुए थे। लेकिन स्पॉट में इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इवन इतनी डाउन चली गई थी कि वो अपने जो प्रीवियस उनकी बेयर मार्केट थी, उसके लोज़ को भी टच कर दिया। हाइपर तो नया कॉइन है, इतना पुराना नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एटम कॉइन है। इसकी इतनी वैल्यू चली गई थी कि ये नेगेटिव्स में चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। और इसी तरह में हमारे पास यूनिस्वैप है, उसने साइकिल के लोज़ बना दिए, यानी कि अभी तक उसने ये वाला लो टच नहीं किया था अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। जब स्टार्ट हुआ था तभी हमारे पास नवंबर 2020 में था, लेकिन उस टाइम पे लिक्विडिटी और डिफरेंट इश्यूज़ बहुत होते हैं। लेकिन अभी उसने न्यू लोज़ बना लिए। इसी तरह इथीना की अगर हम बात करते हैं, जिस पे आ रहा है कि बाइनेंस ने इसको यूज़ किया, या फिर उनसे वो गलती होगी कि इन्होंने इसके स्टेबल कॉइन को प्रॉपर्ली इनसे मैनेज नहीं हो पाया उसकी लिक्विडिटी इनसे, तो उसने भी अपना एक न्यू लो बना दिया। इसी तरह बाइनेंस भी हमारे पास नियरली $1350 पर था, और वहाँ से उसने सीधा क्रैश किया नियरली $860 पर, लेकिन फिर दोबारा बैकअप हो गया। केक कॉइन उसने भी एक तरह से न्यू लोज़ के करीब-करीब वो चला गया, और एवलांच को अगर हम देखते हैं तो उसने भी न्यू लोज़ इस साइकिल के बना लिए, जो कि $8 तक की उसने विक लगाई यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस चीज़ को देखना कि स्पॉट, क्योंकि ये जो मैं अभी चार्ट्स आपको दिखा रहा था, ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, ये फ्यूचर्स के चार्ट्स नहीं हैं। फ्यूचर्स के परपेचुअल्स में चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इस पे एनालिसिस करके स्पॉट या फ्यूचर्स दोनों की पोजीशंस ओपन करते हैं। बट स्पॉट पे भी इन पोजीशंस को जो वैल्यूज़ को जो नीचे लेके जाया गया है, वो शायद लगता है कि एक तरह से यूज़र इंटरफेस में एपीआई से छेड़खानी की होगी। इस तरह का कोई सीन उसके अंदर बैक एंड पे लग रहा है, बट अभी इस चीज़ को आगे इन्वेस्टिगेशन करने की इस पे ज़रूरत होगी। अभी तक यूएसडीई को ही पूरी इस सिचुएशन का मतलब उस पे इल्ज़ाम डाला जा रहा था, कसूरवार ठहराया जा रहा था कि वो 65 सेंट्स तक ड्रॉप हुआ। लेकिन जब फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो उसमें सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही ये डीपेग हुआ था 65 सेंट्स के ऊपर। लेकिन बाकी जितनी भी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं या इवन डेक्सेस हैं, और मैंने चार्ट्स पर जाकर उसको चेक भी किया है उन सभी एक्सचेंजेज़ और डेक्सेस के चार्ट्स के ऊपर यूएसडीई को, तो वहाँ पे कहीं भी मुझे वहाँ पे 94 तक ज़रूर इसकी वैल्यू गई है स्टेबल कॉइन की, लेकिन किसी पर 65 नहीं गई। सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ये 65 तक गया है, और उसी ने फिर ट्रिगर कर दिया बाकी लिक्विडेशंस को और सेंटिमेंट को भी। क्योंकि अगेन जितनी भी वेल्स और जितने भी मार्केट मेकर्स जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर रैक्ट हो गए हैं, कंप्लीटली लिक्विडेट हो गए हैं, वो ऑब्वियसली जो लूना का क्रैश था, वो सब उसको जानते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी उसको जानती है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वो पुराने हैं। तो लूना के क्रैश के टाइम पे भी ये हुआ था, जब उनका स्टेबल कॉइन डीपेग हुआ था, फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया था। तो वहाँ तो एक रग पुल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनना शुरू हो गई थी, और फिर एक सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो यहाँ भी यही देखा गया कि जैसे ही ये देखा गया ब्लॉकचेन के ऊपर एनालिसिस करने पे कि जो इथीना का जो स्टेबल कॉइन है वो डीपेग हुआ है, तो वही एक सेंटिमेंट दोबारा माइंड के अंदर किक इन हो गया कि क्या ये वही लूना के क्रैश की तरह का क्रैश तो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों ने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू किया, पोजीशन को सेल आउट करना शुरू किया जो उन्होंने लॉन्ग्स की किए हुए थे, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग की पोजीशन को क्लोज करेंगे, तो वो आपकी जो शॉर्ट्स को भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होती है, तो उतनी तेज़ी से प्राइस क्योंकि होल्ड नहीं कर पा रही है ना, तो प्राइस फिर नीचे जाना शुरू होती है। तो मल्टीपल जब लॉन्ग्स क्लोज़ होना शुरू हुए और फिर यहाँ लिक्विडेशन स्टार्ट होना शुरू हुई, स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हुए, तो प्राइस फर्दर साउथ की तरफ जाना शुरू होगी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। लेकिन जब मैं इथीना के इकोसिस्टम को देखता हूँ और उसके अंदर मैं देखता हूँ कि कौन-कौन सी एक्सचेंजेज़ की ज़्यादा इसके अंदर से भी हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बाइनेंस टॉप पे नज़र आता है, जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। मेनली जो रिज़र्व बाइनेंस यूज़ करता है एज़ अ कोलैटरल, वो डीसी को यूज़ कर रहा होता है, बैक एंड पे यूएसडीटी को कर रहा होता है। यूएसडीई को वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन जितना यूज़ करता है, उसी के अंदर ही ये सारा एक इफ़ेक्ट बना, और उसने फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास कम्युनिकेशंस आ रही है बाइनेंस की तरफ से, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने लोगों को थोड़ा-सा कंपनसेट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगेन लॉस बहुत ज़्यादा है, $19 बिलियन का तो अभी रिपोर्टेड है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कहीं भी लॉस है पूरे सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर लोगों की पोज़ीशंस गई हैं। ये तो लिक्विडेशन सिर्फ़ उन्हीं की हो रही हैं कि जो कि फ्यूचर्स का डाटा ऑनलाइन शो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो स्पॉट की पोज़ीशन थी, उन्होंने स्टॉप लॉसेस कहीं लगा कर रखे हुए थे, वो भी उनकी लूज़ हो चुकी हैं। वहाँ पे उनके कॉइन्स जो हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। स्टॉप लॉसेस उनके हिट हो चुके हैं, वहाँ पे उनको लॉसेस हुए हैं। तो अगेन उस चीज़ की कंपनसेशन तो शायद नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ़ एक थोड़ी-सी उनकी तरफ से एक गुडविल जेस्चर हो सकता है। बट अगेन जो लॉसेस लोगों के हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन इसलिए अगर आप लेवरेज ट्रेड कर रहे हैं, अगेन लेवरेज लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप
प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं हैं और आप फिर लेवरेज ट्रेडिंग करना शुरू हो गए हैं, फ्यूचर्स पे जा रहे हैं, तो ये तो आप खुद ही एक सुसाइड कर रहे होंगे। स्पॉट के अंदर आप पोज़ीशंस बिल्ड अप करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा मैनेज करना भी उनको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। फर्दर जिन फ्लोज़ की मैं बात कर रहा था कि फिर मैंने जाके इथिना को स्टडी करना शुरू किया कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ से ये फ़ीस जनरेट करते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऑन चेन एनालिसिस पे जो भी मेरे पास डाटा निकल कर इनका आया इथिना का, तो यहाँ पे आप देखें कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकी मेन प्रोडक्ट है, वो हमारे पास यूएसडीई है, जो कि हमें देखने को मिला है कि जो डीपेग हुआ है। तो मेन इनकी यही जनरेशन करती है। अगेन इनकी टोटल वैल्यू अच्छी खासी लॉक $16 बिलियन की लॉक हुई है। और यहाँ पे अगर हम इस राइट चार्ट की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे जो मेन जो चंक है इनका, वो इथेरियम का कोलैटरल है। अ, और इससे जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इनका जो बैक एंड पे कोलैटरल होता है, वो बिटकॉइन और इथेरियम को करते हैं रादर देन कि ये यूएस डॉलर को बैक एंड पे एज़ अ कोलैटरल रखें, 1:1 की जो इनका कोलैटरल होता है। तो यहाँ से इस चीज़ का भी पता चलता है कि जो जितने भी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं, क्योंकि जब मैं ट्राई किया, जब हमारे पास ये क्रैश आया, तो मैं पोज़ीशंस कुछ बिल्ड अप करना चाह रहा था। लेकिन मेरी पोज़ीशंस जो हैं, वो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ पर मैं बिल्ड अप नहीं कर पा रहा था। और उसकी मेन वजह जो ये हो रही थी कि वहाँ पे लिक्विडिटी के बहुत इश्यूज़ आना शुरू हो गए। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च की जा रही है कि क्या ये जो मार्केट मेकर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विंटरम्यूट एक मार्केट का बहुत बड़ा नाम है, क्या उसको थोड़ा-सा लिक्विडेट करने के लिए या उसको सीन से हटाने के लिए ये सारी लिक्विडेशंस को ट्रिगर किया गया, उनको थोड़ा-सा काबू करने के लिए। तो अगेन कुछ इसमें स्पेकुलेशंस भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इस इन चीज़ों पे रियलिटी भी आती है, क्योंकि ये मार्केट मैनिपुलेटर्स भी होते हैं और इन सिचुएशंस पर देखा गया कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो इनको भी कंट्रोल में लेके आना होता है। लेकिन अगेन इसका जो लॉस होता है, वो ओवरऑल फिर जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है, होल एसेट क्लास को हो रहा होता है। तो हो ये रहा था कि जब मैंने देखा कि इसका जो मॉडल है वो इथेरियम के इकोसिस्टम पे है, तो फिर मैंने जो अपनी पोजीशन जो बिल्डअप करनी थी, तो उसके लिए फिर मैंने डेक्सिस को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो डेक्सिस पर मेरे ऑर्डर ट्रिगर हो रहे थे। डेक्सिस पर मुझे ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के अंदर कोई भी मसला नहीं हुआ, वहाँ पे मेरे लिए ईज़ी था ऑर्डर्स को ट्रिगर करना। लेकिन सेंट्रल एक्सचेंजेस बायनेंस, बायबिट और एमईएक्सई, बिटगेट, इन पे मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन ये इनकी ऑर्डर बुक ओपन ही नहीं हो रही थी। यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हो रहा था, इवन चार्जेस भी नहीं लग रहे थे। डेक्सिस पर जो मैंने पोजीशंस ओपन की, वो हो रही थी, लेकिन अगेन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, गैस फ़ी मुझे अल्ट्रा हाई पे करनी पड़ी, ग्वे जिसको हम कहते हैं, वो चार्जेस काफ़ी पे करने पड़े। लेकिन वहाँ पे हमारा पोजीशंस जो हैं वो ओपन अप हो रही थी, जो कि ये शो करवा रहा है कि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम हमारे पास वेब 2 बेस है और डिसेंट्रलाइज़्ड वेब 3 बेस है, तो इसमें आपकी ओनरशिप अपनी होती है। तो अगेन अगर आपने क्रिप्टो के पूरे इकोसिस्टम को समझना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को भी समझें, डिसेंट्रल फाइनेंस वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो आपके पास अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए, अपने फंड को स्टोर करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आप इन हैंड होनी चाहिए। और हमें जो लास्ट क्रैश हुआ था एफटीएक्स का, वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के फंड्स जो हैं, वो एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर ही स्टक होके रह गए थे। तो इसलिए जैसे हमारी सरमाया कम्युनिटी में हम क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा पूरा एक कोर्स है, उसके अंदर हम प्रॉपर्ली लोगों को यही सिखाते हैं कि आपने वेब 2 पे काम कैसे करना है, वेब 3 पे कैसे करना है, सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस में अगर आपके फंड्स हैं, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, और डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस जिसमें आपकी अपनी ओनरशिप आती है, आपने उनको कैसे यूज़ करना है, अपने फंड्स को वहाँ पे स्टोर कैसे करना है, हार्डवेयर वॉलेट्स आपने कैसे यूज़ करने हैं। और इस तरह की सिचुएशन जब आती है, जैसे कि अभी आई है, और क्योंकि पास में जो लोग पुराने हैं, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से ये चीज़ें फिर ट्रिगर करती हैं। तो हम अपने पास एक्सपीरियंस से लॉसेस करके उन एक एक रोलर कोस्टर जर्नी से गुज़र कर इन सब चीज़ों में अपने आप को ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को सेव रखें इन सभी सिचुएशन से। तो आप भी हमारी समाया कम्युनिटी का पार्ट बनें, और हमारे जो समाया के कोर्सेज़ आप समाया के पेज पर जाकर देख सकते हैं। क्रिप्टो फंडामेंटल्स की जो स्लॉट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और सून हम उनकी क्लोजिंग पे जाएँगे, और हमारा बैच 3 जो है वो वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बचे रहे होंगे इस पूरे इफ़ेक्ट के अंदर, लेकिन अगर कुछ लोगों के लॉसेस भी हुए हैं, तो उनको मेरी एडवाइस भी यही होगी कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग से बच के रहें। और अगर आपको कोई आपके पास नॉलेज भी नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगेन क्रिप्टो में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसको पूरा समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों का मसला ये मेन आता है कि वो क्रिप्टो की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। वही एक बंदा जब
कोई कार लेने जाता है या कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता है, इन्स एंड आउट्स को देखता है, मार्केट की डायनामिक्स को देखता है। लेकिन वही इंसान के पास जब पैसा आता है और वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आता है, तो वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की बेसिस पर ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की जो एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास वो होनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप इस इकोसिस्टम से दूर रहें। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है और आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अपनी वेल्थ का एक मेजर चंक उसमें लगा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।